क्लास 12 क्या हाल चाल। तो अभी हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ बेसिकली रनिंग है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्योंकि आपके बोर्ड्स आने वाले हैं फरवरी के अंदर, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इन 2 महीने में ही 12th का कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के लिए हम लोग अपलोड करते हैं। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो नोट्स पर मेरा नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कुछ भी कोई कंप्लेन है कुछ पूछना है तो आप लोग यहाँ पर मुझे बता सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स कवर कर लिए थे। तो हमने गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव और बजट के अंदर जो मेन चीज़ें होती है ना, रिसीट और एक्सपेंडिचर, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अभी तक नहीं देखा तो एक बार आप वॉच आउट करो, उसके बाद यहाँ आएंगे तो इसको अच्छा समझ आएगा। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसका रीज़न क्या है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बजट की और टाइप्स ऑफ बजट में भी हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, डेफिसिट बजट की। ये पेपर में लगभग हर साल आता है, इसके बिना पेपर कभी मैंने तो बनता हुआ नहीं देखा। अब चाहे वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे दे चाहे थ्योरी की फॉर्म में दे दे, आता ज़रूर है इसका एक क्वेश्चन। तो पहले हम लोग थोड़ा कम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बेस बना करके डेफिसिट बजट की तरफ चलते हैं। अब 2 तरह का बजट होता है मेनली, बैलेंस्ड बजट या फिर सरप्लस बजट, और थर्ड वन होता है हमारे पास डेफिसिट बजट। यानी 3 तरह का हमारे पास टोटल बजट होता है। बैलेंस्ड बजट के अंदर बेसिकली क्या होता है, अब हमने पढ़ा था बजट के अंदर 2 बड़ी चीजें होती हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, रिसीट्स गवर्नमेंट की, और एक को हम गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। यहाँ लिखा है इट इज सेट टू बी बैलेंस्ड बजट इफ एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट इक्वल्स टू एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स किसके इक्वल हो जाए, गवर्नमेंट की रिसीट, यानी गवर्नमेंट के पास जितना पैसा बजट में आने वाला है गवर्नमेंट एग्जैक्टली उतना ही पैसा खर्च करने वाली है। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम लोग 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी जो रिसीट होंगी वो भी 100 करोड़ होंगी। यानी जितना गवर्नमेंट खर्च करने की सोच रही है, जितना गवर्नमेंट खर्च करने की सोच रही है, उतना ही गवर्नमेंट की आने वाली रिसीट रहेंगी। तो ऐसा बजट क्या कहलाता है, बैलेंस्ड बजट। देखो प्रैक्टिकली तो ये बहुत पॉसिबल नहीं है कि जितना गवर्नमेंट की रिसीट होंगी उतने ही क्या होंगे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। तो जनरली 2 तरह का बजट चलता है, सरप्लस और डेफिसिट। और इंडिया में तो खास तौर पे कौन सा बजट चलता है, डेफिसिट। पैसे की कमी रहती है, उसकी हम चर्चा आप करेंगे। सरप्लस बजट कौन सा होगा, जहां गवर्नमेंट के पास पैसा आना तो ज़्यादा है, यानी गवर्नमेंट की रिसीट्स तो ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या है, कम। यानी कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि मेरे पास जो रिसीट्स आनी है, चाहे वो कैपिटल रिसीट आनी है चाहे रेवेन्यू रिसीट आनी है, मिला करके मेरे पास 120 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू रिसीट आएंगी। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है हम लोग जो खर्च करेंगे आने वाले साल में वो सिर्फ 100 करोड़ करेंगे। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास 20 करोड़ का एक्स्ट्रा फंड बच जाएगा खर्चा करने के बाद भी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट। आसान बात है। तीसरा हमारे पास आता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कमी होना। अब गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी हो गई, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के रिसीट्स कम हो गए, किससे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से। गवर्नमेंट कह रही है मेरे पास जो रिसीट्स आनी है वो ओनली 80 करोड़ रुपीस की आनी है, और हम लोग जो इस साल खर्च करने वाले हैं वो करने वाले हैं 100 करोड़। तो गवर्नमेंट के पास कैसा हो गया, डेफिसिट बजट। गवर्नमेंट के पास कितने पैसे की कमी है, 20 करोड़। अब आपने देखा होगा कोरोना का टाइम आया था, ठीक है, वहां पे गवर्नमेंट को पैसा खर्च तो करना पड़ रहा था लेकिन गवर्नमेंट की रिसीट्स बहुत कम हो गई थी। अब गवर्नमेंट की रिसीट्स क्यों कम हो गई, अब गवर्नमेंट कोरोना जैसी बीमारी के लिए खर्च तो कर रही है तो एक्सपेंडिचर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के पास टैक्स कहाँ से आएगा, लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आ रहा, लोगों की अर्निंग नहीं हो रही तो इनकम टैक्स नहीं आ रहा, कंपनीज नहीं चल रही तो गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं आ रहा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं और गवर्नमेंट की रिसीट्स क्या हो जाती है, कम। तो हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। आसान बात है। अब इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। डेफिसिट्स बजट भी हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। अब तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, फिस्कल डेफिसिट की। बेहद आसान है। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या शो करता है और क्या हमें बताता है। फिस्कल डेफिसिट का छोटा भाई है रेवेन्यू डेफिसिट। तो पहले हम लोग फिस्कल डेफिसिट पढ़ लेते हैं, फिर रेवेन्यू की तरफ चल सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है, गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर, किससे, गवर्नमेंट के टोटल रिसीट से। अब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर भी 2 होते हैं, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पीछे पढ़ा था और या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो रेवेन्यू चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने दोनों जोड़ लिए और गवर्नमेंट के वो खर्चे आ रहे हैं 200 करोड़। ठीक है, करंट ईयर में ही गवर्नमेंट के पास जो रिसीट आना है वो कम आना है। गवर्नमेंट कह रही है मेरे पास जो रिसीट आना है दोनों मिला करके वो 150 करोड़ आना है। यानी गवर्नमेंट के पास कितने पैसे की कमी है? 50 करोड़। तो ये जो कमी है ना इस करंट ईयर में, कि इस फिस्कल ईयर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। यहाँ पे हम लोग जो टोटल रिसीट होती है इसमें से क्या एक्सक्लूड कर लेते हैं? बोरोइंग। तो उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों करते हैं। जनरली जो बोरोइंग होता है वो हमारा किसका पार्ट होता है? कैपिटल रिसीट का। तो कैपिटल रिसीट के अंदर हमें क्या नहीं लेना है? जब हम लोग कैपिटल रिसीट कैलकुलेट कर रहे होंगे फिस्कल डेफिसिट के लिए स्पेशली, तो हम लोग वहाँ पे एक्सक्लूड करके चलेंगे किसको? बोरोइंग को। न्यूमेरिकल करते हुए हम लोग इस बात को समझेंगे क्यों हमने बोरोइंग को एक्सक्लूड किया है। तो मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि फिस्कल डेफिसिट देश के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी बात नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा है और गवर्नमेंट के रिसीट्स उसके मुकाबले क्या है? कम है। तो ये चिंता की बात होती है। तो हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि यार हम लोग अपना फिस्कल डेफिसिट क्या कर लें? कम कर लें। अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट को जज करना है कि यार ये गवर्नमेंट अच्छी है या ये गवर्नमेंट बेकार है, तो आपको करना क्या है? ये देखना है कि उस गवर्नमेंट ने आने के बाद फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाया है या कम किया है। तो जो भी गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कम कर रही है, नॉर्मल सी बात है, उसकी पॉलिसीज अच्छी हैं। लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ भी रहा है, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ भी रहे हैं, तो ये जरूरी है कि गवर्नमेंट के खर्चे प्रोडक्टिव चीज़ों में बढ़ रहे हो, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा हो, ऐसे खर्चे ज़्यादा हो रहे हो जिससे एसेट बढ़ रही हो या लाइबिलिटी कम हो रही हो। फ्री की सर्विसेज जो दी जाती हैं, जैसे लैपटॉप बांट दिया फ्री, मोबाइल दे दिया फ्री, बिजली दे दी, ये नहीं होना चाहिए। उसी को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो फ्री के खर्चे नहीं करने, ठीक है, लोगों को फ्री का नहीं देना। गवर्नमेंट को खर्चा करना है तो प्रोडक्टिव चीज़ों पे एटलीस्ट करना है, ठीक है। अब बड़े बड़े देशों के अंदर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है भैया, कोई बात नहीं, लेकिन वो किसको खर्च कर रहे हैं ज़्यादा? कैपिटल एक्सपेंडिचर को। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी होना। गवर्नमेंट के टोटल खर्चे ज़्यादा है, किससे? गवर्नमेंट के टोटल रिसीट से। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इंप्लीकेशंस क्या है? देखो, अगर आप बुक्स देखोगे तो इंप्लीकेशन काफ़ी लंबे मिल जाएंगे आपको, लॉन्ग लिखे हुए, तो वहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने थोड़े शॉर्ट में लिख रखे हैं। तो अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है, 6 मार्क्स में आने के चांसेस कम रहते हैं, मैक्सिमम ये आपका 4 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने कम थ्योरी लिख रखी है, तो मैं बताऊंगा तो अच्छे से ही, तो आप थोड़ा याद करने के पॉइंट से बुक को भी उठा सकते हैं, नो इशू। बेसिक मैं आपका यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर 200 करोड़ है सपोज, और गवर्नमेंट की जो टोटल रिसीट्स हैं वो गवर्नमेंट की टोटल रिसीट है सपोज 150 करोड़। तो गवर्नमेंट के पास कितने पैसे की कमी हो गई? 50 करोड़ की। और यार देखो, अगर आपको अच्छा लगता है ना मेरा पढ़ाया हुआ, आपको समझ आता है, सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, तो वीडियो में कमेंट करके जाना, ठीक है। आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए और अच्छा काम कर सकता हूँ 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए, बेसिकली एकेडमिक जो भी चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ। तो आगे हम अदर क्लासेस भी आपके लिए अपलोड कर सकते हैं, अदर सब्जेक्ट्स की अगर आपकी डिमांड रहती है तो, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो भी 12th कर रहे हैं उनको आप भेज सकते हो, वो जहाँ भी कोचिंग पढ़ रहे हैं वेल एंड गुड, लेकिन वो घर पे बैठ करके यहाँ से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट के पास कितने पैसों की कमी हो गई? 50 करोड़ की, ठीक है। अब बेसिकली गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती कि यार मेरे पास पैसे की कमी है तो हम पुलिस वालों की सैलरी नहीं देते, हम मिलिट्री की सैलरी नहीं देते, या हम डिफेंस पे खर्चा नहीं करते, या हम रूरल एरियाज पे खर्चा नहीं करते। गवर्नमेंट को खर्चा तो करना ही है। अगर गवर्नमेंट के पास 50 करोड़ की कमी है तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट कितना है? 50 करोड़। अब गवर्नमेंट इस खर्चे को पूरा करने के लिए उधार लेगी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट किसके इक्वल होता है? टोटल बोरोइंग्स के। यानी कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? टोटल बोरोइंग। यानी जितना फिस्कल डेफिसिट हुआ उतना आपको उधार लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा आएगा, आपको उधार क्या लेना पड़ेगा? ज़्यादा, यानी बोरोइंग्स टीबी, टोटल बोरोइंग्स बढ़ जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट कम आ रहा है, आपको उधार क्या लेना पड़ेगा? कम। बहुत आसान बात है। इसलिए इंप्लीकेशन के अंदर पहला पॉइंट क्या दे रखा है? फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट। आपको कितना उधार लेना है ये फिस्कल डेफिसिट बताएगा। ज्यादा फिस्कल डेफिसिट मतलब ज्यादा उधार लेना पड़ेगा, कम फिस्कल डेफिसिट मतलब कम उधार लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात। तो पहला इंप्लीकेशन उम्मीद है आसान है, एक बार याद करके लिख लेंगे। दूसरा इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? अब गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी तो है, तो गवर्नमेंट के पास एक खजाने का कौन है? अलादीन का चिराग कौन है? आरबीआई। गवर्नमेंट कहेगी भाई आरबीआई तेरे पास तो पैसों की मशीन रखी है, छाप दे पैसे यार, हमें दे दे। आरबीआई कह रहा है भाई मैं तो पैसा छाप के आपको एज अ लोन दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पैसा छापने से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी।
अब सबको पता है, मैंने पहले भी समझा रखा है पार्ट फर्स्ट के अंदर, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन जैसी समस्या क्रिएट हो जाएगी। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस का बढ़ना। तो आरबीआई कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है पैसे छापने में, लेकिन उससे क्या क्रिएट हो सकता है, इन्फ्लेशन। तो लिखा गवर्नमेंट मेनली बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट किससे पूरा कर सकती है, आरबीआई से, और इसको हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू में या ग्रेजुएशन में ये वर्ड आपको दिखाई देता है तो समझ जाना, डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है आरबीआई से पैसों की पूर्ति की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, इट इंक्रीजेस मनी सप्लाई, इससे क्या बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई बढ़ने से इन्फ्लेशनरी प्रेशर मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर और बढ़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हो सकता है गवर्नमेंट बोरो मनी कर सकती है, किससे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री है वो दूसरे देशों से उधार लेती है ज़्यादा, तो फिर वो अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट नहीं ले पाते। वहाँ की गवर्नमेंट अमेरिका डिसाइड करती है वहाँ किसकी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है। तो अगर हम दूसरे देशों से ज़्यादा उधार लेते हैं, दूसरे देशों पे क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो दूसरे देशों पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ेगी और उनका इंटरफेयर हमारे देश में बढ़ जाएगा। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये भी इसका क्या बन सकता है, इम्प्लीकेशन। अब आप उधार किसी से भी ले रहे हो, चाहे आप पब्लिक से उधार ले रहे हो, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उधार ले रहे हो, चाहे आरबीआई से उधार ले रहे हो, इससे फाइनेंशियल बर्डन तो बढ़ना ही बढ़ना है फ्यूचर जनरेशन पे। तो हमारे देश के ऊपर जितना टोटल कर्जा, हम उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, अगर ये कर्जा बढ़ेगा तो बेसिकली हमारे देश की जो आने वाली जनरेशन है उस पर ही बर्डन बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट तो हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, बेसिकली हमारे देश की पॉपुलेशन पे यानी देश पे ही ये कर्जा काउंट होता है। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट का कम होना देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज फिस्कल डेफिसिट लिया जा रहा है तो देश के डेवलपमेंट में वो पैसा खर्च होना चाहिए। इससे ऊपर हम क्या देख रहे थे, जिसको हम स्किप करके आगे बढ़े थे, वो था रेवेन्यू डेफिसिट। अब हमें फिस्कल डेफिसिट का मतलब पता चल गया। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आसान बात है, माइनस, अब हमें रिसीट ऐड करनी है, कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग प्लस रेवेन्यू रिसीट। अब यहाँ पे दोनों चीजें आ रही है, यहाँ कैपिटल भी आ रहा है और यहाँ रेवेन्यू भी आ रहा है। अब हम सिर्फ रेवेन्यू की बात करने वाले हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, ये फिस्कल डेफिसिट का ही एक तरह से पार्ट हो गया। रेवेन्यू डेफिसिट तब क्रिएट होता है जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीट से। वीडियो पॉज करके रिवाइज करो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने किसको बोला था। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम उसको बोलते हैं जहाँ पैसा खर्च करने से ना तो एसेट बढ़े और ना ही लाइबिलिटी घटे। गवर्नमेंट के छोटे मोटे खर्चे, जैसे सैलरी पे कर दी, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे कर दिया, ये भी गवर्नमेंट के ज़्यादा हो गए, किससे, ना तो पैसा आया, ना तो एसेट घटे और ना लाइबिलिटी बढ़े, यानी टैक्स का पैसा। तो गवर्नमेंट अपने टैक्स के पैसे से ना पूर्ति नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन भी इतना नहीं हो पा रहा कि गवर्नमेंट अपने डेली रूटीन के खर्चे क्या कर ले, पूरे कर ले। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट। तो जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए किससे, रेवेन्यू रिसीट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसके भी इंप्लीकेशंस हैं। तो इंप्लीकेशंस क्या होंगे रेवेन्यू डेफिसिट के, इट इंडिकेट इनएबिलिटी, यानी गवर्नमेंट का फेलियर है, इनएबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने डेली रूटीन के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के डेली रूटीन के खर्चे जनरली क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सैलरी नहीं पे कर पा रही है, इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रही है, तो रेवेन्यू डेफिसिट होना और भी खतरनाक है, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। अब गवर्नमेंट क्या स्टार्ट कर सकती है, डिस सेविंग मीन्स गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सोर्सेज। अब जब हमारे पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट ने जहां जहां पैसा सेव स्टोर करके रखा होगा वहां से पैसे को निकालना शुरू करेगी। तब भी गवर्नमेंट का अगर काम नहीं चलता तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, डिसइन्वेस्टमेंट या उधार लेगी, सिंपल सी बात है। इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज टू मेकअप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो अपनी एसेट्स को बेचना चालू कर देगी या लाइबिलिटी यानी उधार लेगी। तो या तो गवर्नमेंट बोरोइंग्स यानी उधार लेगी या अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेचना चालू करेगी, तभी तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू डेफिसिट पूरा कर पाएगी। और गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए मुंह नहीं मोड़ सकती, मना नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हायर बोरोइंग इंक्रीजेज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट पेमेंट। तो आप उधार लोगे, सेम बात फिस्कल डेफिसिट वाली, तो आपके साथ दिक्कत क्या आएंगी, आपको फ्यूचर में ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी। फ्यूचर वाली जो जनरेशन आने वाली है उस पर आप कर्जे को बढ़ाए जा रहे हो। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे ठीक कर सकता है, नॉर्मल सी बात है, गवर्नमेंट अपने अननेसेसरी खर्चे कम कर दे और अपने रेवेन्यू यानी अपने टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाना शुरू करे सिस्टमैटिकली, ठीक है, ऐसे नहीं
कि टैक्स बढ़ा दिया तो आम जनता परेशान होती है, तो टैक्स को इस तरह से बढ़ाया जाए कि गरीब आदमी पे या मिडिल क्लास आदमी पे बर्डन ना पड़े। अब 2 डेफिसिट्स हम लोग पढ़ चुके। लास्ट डेफिसिट हमारे पास क्या आता है? प्राइमरी डेफिसिट। बहुत आसान है। हम लोगों ने करना क्या है, प्राइमरी डेफिसिट में जनरली क्या होती है, जब एक सरकार कर्जा लेती है ना, तो कर्जा लेने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ो, वो लोग ना अपना क्या पे नहीं करते, वो लोग अपना इंटरेस्ट तक पे नहीं करते जो उन्हें उस पर करना है। तो अगर किसी गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए का उधार लिया इस साल, अब हुआ क्या, इस पे उसे इस साल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करना था, उसने नहीं किया, अब उस पर उधार कितना हो गया? 11 लाख। ठीक है, हम बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 11 लाख तो उसे देनी है, प्लस 1 लाख रुपए का उसे और क्या देना है? इंटरेस्ट। यानी नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट उसके ऊपर अमाउंट कितना हो गया? 12 लाख। अब कर्जा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो जितना हमारे पास फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, मान लो फिस्कल डेफिसिट हमारा 12 लाख है फॉर एग्जांपल, और इंटरेस्ट पेमेंट हमें कितना करना है? 2 लाख। तो ये जो 10 लाख रुपए आया, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। यानी ऐसा कर्जा, ऐसा उधार जिस पर इंटरेस्ट अमाउंट हमने हटा दिया। क्योंकि जब हम लोग फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो एक बड़ा फॉर्मूला लिखते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट। तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया है, ये प्लस हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट जो पेमेंट होता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? प्लस। यानी कि फिस्कल डेफिसिट के अंदर हमारा रेवेन्यू जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कहाँ पर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो हमें जितना उधार लेना है, हमें जितना फिस्कल डेफिसिट पूरा करना है, अगर हम उसमें से सिर्फ किसकी अमाउंट हटा दें? इंटरेस्ट पेमेंट की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर, यानी इस साल कितना उधार हमें लेना है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस बोरिंग। पिछले सालों में जितना हमें इंटरेस्ट अभी तक हमने पे नहीं किया, बकाया है, वो हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरली यानी हमें इंटरेस्ट हटा करके कितना पैसा पे करना है। यहाँ पे फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बेहद आसान है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इम्प्लीकेशंस में? आसान से इम्प्लीकेशन है, द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द बोरोइंग मेड इन द पास्ट। तो ये क्या कह रहा है? जो डिफरेंस है किसके बीच में? फिस्कल डेफिसिट के और प्राइमरी डेफिसिट के, वो शो करेगा कि हमें कितना इंटरेस्ट पेमेंट बेसिकली अभी हमारा ड्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट एट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं। अगर इम्प्लीकेशन आता है प्राइमरी डेफिसिट का तो आप पहला ही बना के लिख सकते हैं, बेहद आसान दे रखा है। क्या? थोड़ा सा फॉर्मूले को चेंज कर देंगे, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये कह रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट में, यानी कि इंटरेस्ट पेमेंट को मैं उठा के इधर ले आता हूँ। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट माइनस क्या बन गया? प्राइमरी डेफिसिट। ये कह रहा है ये जो फिस्कल डेफिसिट में और प्राइमरी डेफिसिट में डिफरेंस है, माइनस के लिए हम लोग डिफरेंस यूज करते हैं, वो शो करता है कितना इंटरेस्ट हमें पे करना है पहले वाले लोन्स पे। ठीक है, यानी कि जैसे भी हम एग्जांपल ले रहे थे कि हमारे पास जो फिस्कल डेफिसिट था वो 12 लाख था और प्राइमरी डेफिसिट 10 लाख था, तो 2 लाख रुपए क्या आ गया? इंटरेस्ट पेमेंट, जो हमें अभी पिछला वापस करना है, जो हमने अब तक नहीं किया। आगे लिखा हुआ है टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। अगर हमें फिस्कल डेफिसिट को कम करना है, इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस थ्रू रीपेमेंट ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो इंटरेस्ट की पेमेंट बढ़ती जाएगी तो हमें दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है? हमें अपना फिस्कल डेफिसिट जल्द से जल्द कम करना है। जितना जल्द से जल्द हम अपना फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे, उतना हमें इंटरेस्ट भी क्या देना पड़ेगा? कम। और अगर हम इंटरेस्ट कम देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे ऊपर बर्डन है वो क्या होता चला जाएगा? कम। तो ये हमारे 3 तरह के डेफिसिट थे। पहला डेफिसिट हमने क्या पढ़ा? फिस्कल डेफिसिट। दूसरा डेफिसिट हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी डेफिसिट। और तीसरा डेफिसिट हमने क्या पढ़ा? रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का शॉर्ट में फॉर्मूला क्या बन गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। रेवेन्यू प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बन गया फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरिंग। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा सेशन रखा है, आसान सेशन रखा है। तो डेफिसिट्स कवर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्या लेके आऊँगा? कुछ क्वेश्चंस के लेके आऊँगा, जिससे कि आपकी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस चैप्टर पर चाहते हैं वो भी कमेंट पर लिख करके जाना। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो कैसा लगा फीडबैक देके जाना। थैंक यू सो मच।